एग्जाम में समझाता हूं आपको क्या करना है ना। आपको विशेषता गुणांक पढ़ना समझाना है एग्जाम में ना, तो लिख देता हूं मैं तो ताकि आपको याद आ जाए। फॉर एग्जाम, वो तो जो चीज थी ना अपनी, वो तो देखो एक बार बेसिक तो कहीं ना कहीं से समझना पड़ेगा, तो बेसिक तो पकड़ना ही था, है ना। अब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए, तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्या हो, आप आरएलसी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति व बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं, है ना। यानी अब अपना काम बिल्कुल सिंपल, Q बराबर अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर और बैंड चौड़ाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या आप कह दो अनुनादी आवृत्ति अपॉन F2 माइनस F1, इससे अपन कहते हैं विशेषता गुणांक। तो आप बिल्कुल भी चक्कर में न पड़े, आप तो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही लिखना आपको कि साहब अनुनादी आवृत्ति व बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं, बस ये लिख देना। अब सब क्योंकि अब वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू आर अपॉन एल, ये अपन ने लास्ट निकाल लिया था, एक से, है ना, एक में रखो, एक से क्वालिटी फैक्टर Q बराबर ओमेगा आर, ये आर अपॉन ये एल ऊपर चला गया, स्वाभाविक है ओमेगा आर एल को क्या बोलोगे आप, एक्सएल अपॉन आर, है ना। ये ध्यान रखना, ये जो धारितीय प्रतिघात है वो सामान्य धारितीय प्रतिघात नहीं है। सामान्य का मेरा मतलब है एक होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल को आप सामान्य कहोगे, ये ओमेगा एल नहीं है, ये अनुनाद के समय है, ये है ओमेगा आर एल। तो आप इसको थोड़ा सा सामान्य मत लेना, क्योंकि इस के अंदर जो है वो ओमेगा आर एल है ना। तो सब अनुनाद के समय प्रेरणिक प्रतिघात बोलना चाहिए मुझे। अगर मैं थ्योरी को बहुत डेप्थ में समझाऊं तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा अनुनाद के समय प्रेरणिक प्रतिघात, अन्य समय तो फिर आप सिंपल एक्सएल बराबर ओमेगा एल समझेंगे, है ना। अब क्योंकि अनुनाद पर, अब अनुनाद पर एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है ना। यानी अनुनाद के समय ओमेगा आर एल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा आर सी। तो दो से, है ना, दो से क्वालिटी फैक्टर, अब आप यहां रख दो 1 अपॉन ओमेगा आर सी अपॉन आर, यानी एक्सी अपॉन आर। यहां से अब चाहे आप तो एक परिभाषा और इजाद कर सकते हैं, पर आप बोलते समय सतर्कता बरतिए। आप कहिए अनुनाद के समय प्रेरणिक प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात तथा प्रतिरोध के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। ये आपकी दूसरी परिभाषा तैयार होगी। अब आप जो सूट समझे, या यूं कह दें अनुनादी आवृत्ति पर, देखो यहां पर एक्सएल और एक्सी सामान्य नहीं है, मैं बार बार कहूंगा, है ना। तो सब अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरणिक प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात तथा प्रतिरोध के अनुपात को विशेषता गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर कैपिटल Q कहते हैं। ठीक है साहब। तो ये दूसरी परिभाषा। पहली परिभाषा क्या थी, आरएलसी परिपात में अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई का अनुपात विशेषता गुणांक कहलाता है। और दूसरा में आपके क्या था कि सब अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरणिक प्रतिघात व धारितीय प्रतिघात तथा प्रतिरोध के अनुपात को विशेषता। अब यहां भी देखो, जो आप ग्राफ में पा रहे थे वो यहां दिखेगा। देख लो आप, अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, आर बढ़ा दिया, आर उच्च है तो क्यू यानी क्वालिटी डाउन है। इधर भी देख लो आप, ये अपन यहां कह रहे थे कि अगर आर उच्च है, ये देखो आर उच्च तो क्वालिटी बेकार है, और आर निम्न है, यहां से देख लो आप फॉर्मूले में अपने यही देखने को मिलता है कि सब अगर आर निम्न है, ये देखो
आर को कम कर दूं तो क्वालिटी उच्च हो जाएगी। यही चीज अपन ने ग्राफ में भी शो कर रहे थे कि अगर आर अल्प है तो क्वालिटी उच्च हो जाएगी। तो जो ग्राफ कहता है वही चीज आपके ये शॉर्ट में फॉर्मूले बोल देते हैं, ठीक है साहब। तो साहब अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो प्रेरणिक प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात बढ़ाइए, यानी कुंडलियों की, परिपथ में कुंडलियों की व संधारित्र की संख्याओं को बढ़ाइए और प्रतिरोध की संख्या को घटाइए। अब मैं आपको समझाऊं, देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या प्रत्यावर्ती धारा को आप आर से नियंत्रित कर सकते हो, कुंडली से कर सकते हो, संधारित्र से सकते हो, आरएल से कर सकते हो, आरसी से कर सकते हो, एलसी से कर सकते हो, आरएलसी से कर सकते हो। तो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब जो मैं समझता हूं वो आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो एक ट्रांजिस्टर या एक टेलीविजन बनाना है, ठीक है। अब वही काम रेजिस्टेंस भी करता है, रेजिस्टेंस भी धारा को नियंत्रित करने का काम करता है, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो। अगर करंट का ये कंट्रोल हम रेजिस्टेंस से करवाएंगे तो भी करंट तो कंट्रोल होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रेजिस्टेंस एनर्जी को सेव नहीं करता है बल्कि एनर्जी का लॉस करता है। H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, हम इसको पहले भी कई बार देख चुके हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस एनर्जी को सेव नहीं करता बल्कि उसको हीट के रूप में विसर्जित कर देता है, लॉस कर देता है। ये तो बात हम जानते हैं, ठीक है। हमने कंट्रोल करंट को किया रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब उसी के ऑप्शन हमारे पास और भी हैं। हम कंट्रोल करें करंट को बाय कैपेसिटर यानी संधारित्र या कोई यानी प्रेरकत्व। अब आप इनसे धारा को नियंत्रित करो, नियंत्रित इनसे भी कर सकते हैं। आप आर बढ़ा दोगे तो क्वालिटी गिर जाएगी। अब क्या होता है साहब, आर सस्ता होता है यानी प्रतिरोध सस्ता, जो कार्बन पाउडर से बनता है। तो आपके पास 3 कंपोनेंट है ना। एक आर है, एक एल है, एक सी है। अब देखो अगर कीमत वाइज बात करें तो इसमें सबसे सस्ता है आर, है ना, सबसे सस्ता आर है। बाकी कुंडली कॉपर की होती है, महंगी होती है। संधारित्र भी महंगा होता है। अब स्वाभाविक है जो अपने परिपथ में आर का अधिक इस्तेमाल करेगा उसका परिपथ सस्ता होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी पुअर होगी। परिपथ सस्ता होगा तो सब मैं टीवी लेने गया तो जिसने आर का अधिक इस्तेमाल किया है, आर सस्ता कंपोनेंट है, सस्ता कंपोनेंट तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, लागत भी कम आएगी, तो मेरे को टीवी सस्ता दे देगा। लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है और लॉन्ग टाइम इलेक्ट्रिक एनर्जी और अदर एनर्जी के लॉसेस भी हैं। क्वालिटी भी पुअर है और आपको इकोनॉमिक लॉस भी होगा क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी या किसी न किसी रूप में वो पे कर रहे हैं। क्लियर होगी बात, है ना। अब इसी चीज को दूसरे ऑप्शन में देखो, मैं टीवी लाता हूं, उसमें करंट कंट्रोल या जो भी है ये सब नियंत्रण हो रहा है संधारित्र से या कुंडली से, ठीक है। एक्सएल एक्सी बढ़ाओगे क्वालिटी बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट भी तो बढ़ेगी क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट तो इसकी तुलना में 10 गुना से ज्यादा कीमत है इनका। रेजिस्टेंस मान लो 2 रुपए का आता है सपोज, तो ये 80, 90, 100 रुपए के आने वाले कंपोनेंट, ये दोनों महंगे कंपोनेंट। अब आप सोचो एक चीज जो 2 रुपए की आती है और एक चीज जो 100 रुपए की आती है तो कीमत में 50 गुने का अंतर तो वैसे ही आ गया भाई। 2 का 50 गुना 100 होता है। तो स्वाभाविक है जो अपने सर्किट को क्वालिटेटिव बनाना चाहेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका सर्किट महंगा पड़ेगा, है ना। सर्किट जब मैं कहता हूं तो मोबाइल समझ लो, रेडियो समझ लो, टेलीविजन समझ लो, ये आप समझ सकते हो, है ना। तो कम्युनिकेशन का जो भी सर्किट, तो सर्किट कॉस्टली आएगा लेकिन वो टिकाऊ भी होगा, क्वालिटी भी होगी
और आपकी बचत भी करेगा, ये भी तो उसका फायदा है, लॉन्ग टाइम, है ना। तो कहने का मतलब सर्किट सस्ते मिल सकते हैं, पुअर क्वालिटी होगी, है ना, और सर्किट महंगे मिलेंगे तो क्वालिटी हाई भी होगी, है ना। जैसे अपन एक सिंपल देखें, जैसे सोनी का टीवी है, महंगा मिलता है, अदर देखो सस्ते मिल जाते हैं। तो कोई कंपनी ऐसी भी होती है जो क्वालिटी से कंप्रोमाइज करती ही नहीं है ना, कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज करती ही नहीं है, ऐसी कंपनियां भी होती है ना। जैसे मान लीजिए आप ही देखें तो सब, आप मान लीजिए कहीं चाय पीते हैं तो कोई चाय वाला ऐसा भी मिलेगा आपको कि बोले आप वेट कर रहे हो, पर वो अपनी प्रोसेसिंग में बिजी है। आप कहेंगे भाई दो जल्दी जाना है मुझे, तो कहेगा नहीं बॉस रुको। एक वो है कि प्रोसेसिंग हो रही है पर उसको दिख रहा है कि ग्राहक जा रहा है, तो वो आपको शायद हो सकता है उसकी क्वालिटी पुअर हो, फिर आप कभी वापस जाएंगे नहीं। लेकिन जिस आदमी ने आपको वेट कराया फिर आपको एक कप चाय दी, तो आपको अगर टेस्टी लगेगी तो आप उसके यहाँ बार बार जाएंगे। तो कोई किसी की नेचर होती है वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होता। तो कई सर्किट महंगे मिलेंगे आपको, है ना, मार्केट में, क्योंकि वो कंपनियां क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करती और उनके सर्किट बिकते भी, पर उनके खरीदार अलग रेंज वाले लोग होते हैं। ठीक है ना। चलो अब इसी में एक और चीज और बताता हूँ। क्वालिटी तो आप समझिए कि सर्किट सस्ता भी हो सकता है बिकॉज ऑफ आर, सर्किट महंगा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी। अब सब समीकरण 2 व 3 से, है ना, समीकरण 2 व 3 से। अब सब 2 व 3 को मैं देखो ऐसे लिख देता हूं, Q बराबर I0 एक्सएल या I0 XC अपॉन I0 R। ठीक है, I0 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गया सब कुंडली पर वोल्टता, और ये हो गया सब संधारित्र पर वोल्टता, और ये होगी प्रतिरोध पर वोल्टता। हम जानते हैं अनाथ के समय प्रतिरोध पर वोल्टता और आरोपित वोल्टता दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। इसलिए Q बराबर VOL या VOC अपॉन VORLC, है ना, यानी Q बराबर अनुनाद के समय कुंडली ऑब्लिक संधारित्र पर वोल्टता अपॉन आरोपित वोल्टता। हिंदी में अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है। अब देखो, क्योंकि Q ग्रेटर देन 1, जिसको भी अपना सर्किट बाजार में बेचना है तो उसको क्वालिटी अच्छी तो रखनी पड़ेगी तभी बिकेगा। तो क्योंकि Q ग्रेटर देन 1 तभी बिकता है सर्किट। ऐसा तो टीवी कौन लाएगा जो दुकान पर ही ढंग से नहीं चल रहा होगा, या ऐसा मोबाइल भी कौन क्यों लाएगा जो खरीदते समय दुकान पे ढंग से ऑपरेट नहीं हो रहा हो। ऐसा सर्किट कोई नहीं लेता। तो स्वाभाविक है बेचने के लिए Q ग्रेटर देन 1 तो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अनाथ के समय कुंडली या संधारित्र पर वोल्टता, ये लिख, है ना, आरोपित वोल्टता से अधिक होती है। इसका मतलब क्वालिटी शानदार है तो वोल्टता का प्रवर्धन भी होगा, वोल्टता भी एम्पलीफाई होगी, कुंडली और संधारित्र पर वोल्टता का मान भी अधिक मिलेगा। अब उस वोल्टता का आप अन्य कंपोनेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य कंपोनेंट कुंडली से पर वोल्टता या संधारित्र पर वोल्टता से चला सकते हैं। बाहर से आपको बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपकी इलेक्ट्रिक बिल कंट्रोल होगा।
तो अच्छे सर्किट आपके इलेक्ट्रिक बिल को भी कंट्रोल करके रखते हैं। अगर पुअर सर्किट Q छोटा है तो कुंडली और संधारित्र पर वोल्टता भी कम होगी, जो अन्य कंपोनेंट को सप्लाई देने में हो सकता है सक्षम नहीं हो, तो वो सप्लाई आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, मतलब बिजली का बिल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर जिसकी क्वालिटी शानदार है, यानी Q मच ग्रेटर देन 1 है, तो उसकी कुंडली और संधारित्र पर वोल्टता का मान आरोपित वोल्टता से बहुत अधिक होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल में लिखवाया भी था, अन्नाद के समय RLC परिपथ, तो उसमें मैंने लिखाया था VORLC और VOR बराबर 200, लेकिन मैंने VOL और VOC लिखाया था 1200। आरोपित वोल्टता 200 है, लेकिन कुंडली पर वोल्टता 1400 वोल्ट भी हो सकती है, 1200 वोल्ट भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है, पर ज्यादा ही होगी। और Q जितना ज्यादा उतनी कुंडली और संधारित्र पर वोल्टता भी अधिक होगी। इस वोल्टता का इस्तेमाल आप परिपथ में अन्य कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए कर लेना, उसके लिए सप्लाई आपको बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। तो सब जो सर्किट क्वालिटेटिव होते हैं, जिनकी गुणता कारक उच्च होता है, वह सर्किट वोल्टता यानी कुंडली और संधारित्र पर वोल्टता का भी प्रवर्धन करते हैं, यानी फायदा करते हैं, यानी वोल्टता कुंडली और संधारित्र पर बढ़ा देते हैं। क्लियर साहब? तो ये हुआ साहब क्वालिटी फैक्टर। अब बहुत विस्तार में इसके बारे में अपन ने कर लिया। ये 3 टॉपिकों का ग्रुप था, तो 3 टॉपिक के ग्रुप में ये ग्रुप खत्म हो गया। अगला टॉपिक चलेगा। अगला टॉपिक चलने से पहले मैं आपको फिर छोटे छोटे सवाल करवाऊंगा ना, तो सब वापिस अपन थोड़ा जो समय छोटे छोटे सवाल करेंगे, है ना। ये छोटे छोटे सवाल अपने लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, जो इस चैप्टर में तो अपन कर ही रहे, है ना। छोटे छोटे सवालों में सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर। अब नंबर आपको तो क्या बताऊं, आप तो बस सुनते जाने का काम करें, है ना। क्वेश्चन सुने और आपको सामने उसको परोस दिया जाएगा। ये कहता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान सूत्र V बराबर V0 कोस ओमेगा टी से प्रदर्शित किया गया है। इसका मान 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट तो VRMS माने साहब अपन ने अभी देख लेंगे। मैं फिलहाल तो इसको VRMS से लिखूंगा जैसा मैंने आपको समझा रखा, फिर अभी कोई बात विशेष होगी तो अपन कर लेंगे, है ना। शिखर मान सूत्र से प्रदर्शित, इसका मान 10 वोल्ट, वो आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति इसकी 50 हर्ट्ज है ना। समय T बराबर 1/600 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान बताओ। अब साहब सवाल पढ़ने से पता पड़ा कि ये VRMS न देकर इसने V0 दिया है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, है ना, फिर पूरा मिटा दूं, पहले इसको फिर समझाता हूं ना, ताकि अपना काम ये कहता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान किस सूत्र से दे रहा है, वो सूत्र बता दिया, है ना। तो इसने कहा से प्रदर्शित किया गया तथा इसका मान, तो इसका मतलब शिखर मान दे रहा है 10 वोल्ट, है ना। तो ये V0 है साहब, पढ़ने से पता चल गया। फ्रीक्वेंसी इसने बता दी 50 हर्ट्ज है। समय T बराबर 160 से 600 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान बताओ, है ना। तो सब अपन इसको सोल्व करते हैं, उसी में रखें तो सब ताक्षणिक मान डायरेक्ट, है ना साहब। किसी क्षण वोल्टता व धारा के मान को ताक्षणिक मान कहते हैं। तो ये है ताक्षणिक मान। V0 कितना लिख दूं, 10 लिख दिया। कॉस
ओमेगा कितना लिखो 2 पाई एफ, एफ की जगह कितना 50, टी की जगह कितना 600, है ना। हर चीज को मैं समझाता हूं इधर। ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा का मतलब तो 2 पाई एफ, और टी है तो टी का मान अपने को दे रखा है, तो v बराबर 10, है ना साहब। अब देखो ये 100 हो गया तो ये 6, यानी कोस पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री हुआ, तो v बराबर 10 कोस 30 कितना होता है, कोस 30 हुआ साहब √3/2, यानी वोल्टा का ताक्षणिक मान 5√3 वोल्ट, है ना। क्लियर। तो ऐसे कंफर्टेबल होकर ही मैं इन सवालों को समझाऊंगा, है ना। तो ये सवाल हो गए सब 5√3, इसने भी ऑप्शन में दे रखा था 10 वोल्ट, 5√3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 1 वोल्ट, है ना साहब। अब आ जाइए सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिख रखा है सब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मेरा ख्याल है पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए मुझे, ताकि आपको पहले क्वेश्चन। एक अनादि एसी परिपथ में धारिता का मान 10⁻⁻6 फैरेड, सी का मान 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है। तथा प्रेरकत्व का मान, प्रेरकत्व का मतलब एल का मान 10⁻⁻4 हेनरी है, तो इस परिपथ में विद्युत दोलन की आवृत्ति होगी। यार ये क्या है, मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बहुत मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हालांकि ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन देख लिए मैंने, तो ऑप्शन में हर्ज दे रखा है, लेकिन ओमेगा के लिए भी पूछ लेते हैं। ये कई बार अपने को पता नहीं पड़ता, ये उसी रिदम में ओमेगा पूछ लेते हैं। ओमेगा अलग चीज, ओमेगा तो रेडियन प्रति सेकंड है ना, वो तो कोणीय आवृत्ति है। तो इसमें थोड़ा सा ठीक है, यहाँ तो अपने पास ऑप्शन थे तो मैंने देख रहे ऑप्शन सारे फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज हर्ट्ज में दे रखे, तो मैं समझ गया एफ निकालना है। लेकिन कई बार पता नहीं पड़ता, अपने को ओमेगा ही निकालना होता है, फिर एफ की फालतू मेहनत क्यों करें। कौन से समय गिरा है साहब, अन्नाद के समय, ठीक है। अन्नादि आवृत्ति अपन जानते हैं, अन्नादि आवृत्ति आपको याद रखनी है, एफ आर बराबर 1/2 पाई √LC, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो सब, 1/2 पाई तो एक तरफ रख दें, है ना, √L, L का मतलब 10⁻⁻4, C का मतलब 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻10 हो गया, 10⁻⁻10 का रूट 10⁻⁻5 और -5 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+5/2 पाई। अब आंसर देख लेते हैं, अगर आंसर इसी रिदम में दे रखा है तो फिर अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। और अगर आंसर अलग रेंज में दे रखा है तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन, हाँ यस, 10⁵/2 पाई, ठीक है, इसी तरह से दे रखा है तो फिर ठीक है, अपने को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर इसने बता ही रखा है, आंसर इसका हर्ज में है, ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले बोर्ड चेंज कर ले अपन, है ना। चलो सब नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को लेना है, ये कह रहा है एक श्रेणी परिपथ में 50 ओम का प्रतिरोध, ठीक है,
R इज इक्वल टू 50 ओम, है ना। कौन सा क्वेश्चन रहा, ठीक है। 1 मिली हेनरी का प्रेरकत्व, L बराबर 1 मिली हेनरी, तो 1 मिली हेनरी का मतलब, मिली का मतलब 10 की पावर -3 हो गया, है ना। तथा 10 माइक्रोफेरेड का संधारित्र, संधारित्र C बराबर 10 माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, -6 में एक जीरो डाल दो तो -5 फेरेड, है ना। क्लियर। अब ये कह रहा है प्रेरकत्व तथा संधारित्र के प्रतिघात समान है। अब देखो अनुनाद को ये एक स्टाइल से बोलेगा, है ना, इसका अनुनाद बोलने का स्टाइल होगा, है ना। तो आप उसकी बात को समझना, ये कह रहा है कि सब प्रेरकत्व तथा संधारित्र के प्रतिघात समान है। अब दोनों के प्रतिघात समान है तो इनमें से किसी एक का प्रतिघात होगा। एक्सएल और एक्सी समान है, इसने खुद नहीं कह दिया, है ना। एक्सएल और एक्सी समान है तो इनमें से किसी एक का प्रतिघात होगा, यानी आप एक्सएल बता दो चाहे एक्सी बता दो। अब आपको क्या दे रखा है, आर, एल और सी, ओमेगा नहीं है आपको, तो पहले ओमेगा निकालो, है ना, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी, तो हम समझ गए पोजीशन किसकी है, पोजीशन है अनुनाद की, है ना। अब एक्सएल पूछ रहा है या एक्सी पूछ रहा है, दोनों बराबर ही होते हैं ना। तो सब पहले निकालो ओमेगा आर, 1/ओमेगा, कोणीय आवृत्ति कितनी, 1/√LC, यानी √L बोले तो कितना 10 की पावर -3, और C बोले तो कितना 10 की पावर -5, -3 और -5 माइनस का 8, माइनस का 8 का रूट करोगे तो -4 और ऊपर ले जाओगे तो +4 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा है। अब साहब क्योंकि इसने तो एक ही पूछा है ना, इसलिए एक्सेल निकाल दो, एक्सेल ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि उसमें ऊपर ही रहता है, न्यूमरेटर में रहता है सब, डिनोमिनेटर में नहीं जाता है ना। तो ओमेगा आर एल अनुनाद के समय एक्सेल ही होता है, और वो किसके बराबर होता है, एक्सी के, एट द टाइम ऑफ डेजन। ये लिख दिया 10 की पावर 4 और एल लिख दिया आपने 10 की पावर -3। तो कितना प्रतिरोध हुआ साहब, यानी कितना प्रतिघात हुआ, एक्सएल बराबर 10 ओम। अच्छा सवाल है साहब, एकदम तो आप इसमें समझ नहीं पाओगे क्योंकि इसने एकदम तो ऐसी कोई संभावना नहीं दे रखी आपको कि जिससे एक्सएल और एक्सी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वगैरह एकदम ऑब्जर्व नहीं होती है, दिखती नहीं है, लेकिन वो टेक्निक से चलना था उसका, है ना। तो टेक्निक से चलने पे सवाल आ गया इसका। सब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ में L बराबर 8 हेनरी, L बराबर 8 हेनरी, ठीक है, और C बराबर 0.5 माइक्रोफेरेड, 0.5 माइक्रोफेरेड, तो 5 × 10 की पावर -6 तो वो होता तो -7 हो गया, पॉइंट के हटा दिया तो, है ना। और R बराबर 100 ओम, R इज इक्वल टू 100 ओम। एक बार और पढ़ूंगा मैंने, श्रेणी क्रम में जुड़े तो प्रति सेकंड में अनुनादी आवृत्ति है। अब देखो यहां पर इसने क्या करा, 2 ऑप्शन तो दे दिए रेडियन में, ये रेडियन सॉरी, है ना, ये रेडियन होना चाहिए, चलो मरने दो उसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 ऑप्शन तो दे दिए इसने रेडियन में, है ना, और 2 ऑप्शन दे दिए इसने हर्ट्ज में। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपने को दिक्कत हो जाती है, अपने को ये दिक्कत हो जाती है कि भाई अपन रेडियन निकालें क्या हर्ट्ज निकालें, है ना। तो प्रति सेकंड में अनुनादी आवृत्ति, तो मैं तो ओमेगा आर ही निकालूंगा साहब, है ना।
तो मेरे हिसाब से तो ये जो पूछ रहा है ये ओमेगा आर है। अभी पहले ओमेगा आर निकाल देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ओमेगा आर बराबर 1/√LC, ठीक है ना। 1/√LC में ये 1√L कितना 8, C का वैल्यू 5 × 10 की पावर 0.5 ही लिख लो साहब, है ना, 1 मिनट। 0.5 × 10 की पावर -6 लूँ, रूट में से निकल नहीं पाएगा, नहीं तो, है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 0.5 ही लिख रहा हूँ और इंटू 10 की पावर -6 लिख रहा हूँ, है ना। मेरे को लगता है इसी से आंसर आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि रेडियन दे रहा है तो रेडियन में इसी में बैठेगा। अब ये 8 × 5 = 40, तो ये तो हो गया √4। 10 की पावर -6 का रूट -3 ऊपर जाएगा तो +3, +3 का मतलब 1000। तो आंसर आना चाहिए 500 रेडियन, ठीक है ना। और अब देखता हूं मैं इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे। इसके ऑप्शन में 600 रेडियन, 500 रेडियन और 600 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। तो हर्ट्ज तो नहीं बैठेगा क्योंकि अभी ओमेगा, अगर एफ आर निकालना 2π का भाग देना पड़ेगा, तो हर्ट्ज में तो नहीं बैठेगा। हर्ट्ज में तो 250/π आ रहा है, वो तो आए, इसमें आंसर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर 500 रेडियन है ना। तो बच्चों ऐसे और भी सवाल हैं, मैंने आपको इस चैप्टर में बता रखा है। तो बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैं करता रहूँगा कंटिन्यू, और चैप्टर भी चलाता रहूँगा। ऐसी चैप्टर है, ढंग से समझ में आना चाहिए, जरूरी चैप्टर माना जाता है ना। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी कंटिन्यूएशन में आपको कल वापस से न्यूमेरिकल से स्टार्ट होना पड़ेगा, फिर टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।